Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all fine. We are studying nowadays adjustments of final accounts, and we have done two adjustments. That was depreciation of non-current assets, then bad debts and doubtful debts. Today this is third adjustment, inventory valuation. Inventory valuation, which is according to IAS 2. So inventory valuation के हवाले से whatever we will discuss, it's all about IAS 2. कोशिश करके ये स्टैंडर्ड्स को भी याद रखें साथ साथ कि कौन सा स्टैंडर्ड कहाँ पे अप्लाई होता है. So here is a format of income statement just as a recall कि हम क्या करते हैं, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करते हैं, एंड हेयर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, लेस अदर एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट. तो ये जस्ट आपको शो करने के लिए कि जो भी यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आती है या ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आती है, ड्यू टू दिस स्टॉक वैल्यू हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज डिक्रीज हो रही होती है, और जब कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट भी ओवरस्टेट या अंडरस्टेट हो जाता है. एज यू नो, किसी एक टाइम पीरियड का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है. तो किसी एक मोमेंट पे अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक डिस्टर्ब होगा तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी डिस्टर्ब हो जाएगा. तो इट मीन्स कि किसी एक ईयर एंड डेट पे मिस्टेक की वजह से नेक्स्ट ईयर के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक वेरी केयरफुली. अब ये चीज़ यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, नोट जो लिखा हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. थोड़ी सी भी अगर हम लापरवाही करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी डिस्टर्ब होगी और उसकी वजह से प्रॉफिट डिस्टर्ब होगा. सो इन्वेंट्री वैल्यूएशन रूल. तो सबसे पहले इस रूल को देखेंगे. पहले भी हमने ये पढ़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी. NRV, this is abbreviation of net realizable value. Net realizable value. अब ये NRV क्या है, इसका फार्मूला आपने बहुत अच्छे से याद रखना है. दिस इज एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एनी सेलिंग कॉस्ट. एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एनी सेलिंग कॉस्ट. और ये सिचुएशन जो है नॉर्मली अराइज होती है फॉर डिफेक्टेड यूनिट्स या डैमेज्ड यूनिट्स. तो नीचे एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है जिसके साथ एक्सप्लेन किया गया कि हाउ टू कैलकुलेट NRV. तो यहाँ पे बताया गया कि क्लोजिंग स्टॉक में कुछ स्टॉक है दैट इज डैमेज्ड, उसकी कॉस्ट है 12,500. अब इस स्टॉक को हम सेल कर सकते हैं $13,000 का, बट वी नीड रिपेयरमेंट फॉर दिस स्टॉक, और रिपेयरमेंट के ऊपर खर्चा आएगा $2,000 का. अब ये जो रिपेयरमेंट कॉस्ट है दिस इज बेसिकली सेलिंग कॉस्ट. तो कैसे हम सॉल्व करेंगे NRV इसकी, आप वर्कआउट करें कि NRV है $13,000 माइनस 2,000, 11,000 NRV है और कॉस्ट है 12,500. तो हमने जो इन्वेंट्री की वैल्यू फाइनल करनी है दैट इज 11,000 विच इज लोअर वैल्यू. नीचे लिखा हुआ है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे क्या लिंक है, जैसा कि लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. तो बेसिकली प्रूडेंस कॉन्सेप्ट सेज कि यू कैन नॉट ओवरस्टेट योर एसेट और प्रॉफिट. Any asset or profit cannot be overstated.
तो क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है दिस इज आवर करंट एसेट, तो अगर हम एसेट की वैल्यू को ओवरस्टेट करेंगे तो इट विल बी अगेंस्ट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, एंड आल्सो जब हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को ओवरस्टेट करेंगे उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स डाउन होगी और प्रॉफिट भी ओवरस्टेट करेगा। तो these both are not allowed according to prudence concept. Further, inventory valuation जो है या inventory की value, this is also depends upon how to record the inventory purchases or sales. कि वेयरहाउस में जो इन्वेंट्री हम बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसका हमारा रिकॉर्डिंग पैटर्न क्या है। This thing also affect to the inventory valuation. So there are three patterns, three techniques suggested by the IAS2. One is FIFO, first in first out method, then AVCO, average cost method, इसको weighted average cost भी कहते हैं, weighted average cost method, and LIFO, this is last in first out method. तो फर्स्ट टू जो हैं ये ज़्यादातर फॉलो किए जाते हैं एज दीज आर मोर रियलिस्टिक। लाइफो जो है ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन्ड है, लेकिन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हम इसको सीखेंगे। तो होता क्या है कि इन तीनों के अकॉर्डिंगली जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो उसके आउटकम्स क्या होते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और किसी भी मेथड की एक्चुअल वर्किंग कैसे होनी है उसके लिए हम थोड़ी देर में एक आध क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें समझ आए कि हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू FIFO, AVCO और LIFO. So here is outcomes of different recording techniques. तो अगर हम FIFO को फॉलो कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है कि ओल्ड स्टॉक इज सोल्ड फर्स्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो स्टॉक हमने पहले खरीदा था उसको हमने पहले सेल आउट करना है या पहले हमने अपने वेयर हाउस में से निकालना है ताकि वो फैशन आउट ना हो जाए, ऑब्सोलीट ना हो जाए। क्लोजिंग स्टॉक होगा दैट विल बी आफ्टर लेटेस्ट प्राइसेस, क्योंकि हम ओल्ड स्टॉक पहले सेल करते रहते हैं, सेल करते जाते हैं। तो जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो बिल्कुल लेटेस्ट प्राइसेस का होगा, और इंक्रीजिंग प्राइसेस के सीजन में जाहिर है वो जो हाई प्राइसेस हैं, हाई प्राइसेस का स्टॉक अनसोल्ड बच रहा होगा। और एंड पे लिखा हुआ वाइस वर्सा, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस स्टेटमेंट को अपोजिट कर लें, जैसे अगर प्राइसेस डिक्रीज हो रही होंगी ग्रेजुअली डे बाय डे होंगे, उसको भी एवरेज कॉस्ट पे ही हमने निकालना है, और जो अनसोल्ड बचेगा चाहे प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं डिक्रीज हो रही हैं, जो अनसोल्ड स्टॉक बचेगा दैट विल बी रिकॉर्डेड आर मैनेज्ड एट द एवरेज कॉस्ट। वो एवरेज कॉस्ट जो हमने पहले कैलकुलेट करके रखी होगी। तो जब भी हम नया माल मंगवाते हैं हमें एवरेज कॉस्ट रिवाइज करनी पड़ती है। अब अगर आप FIFO और AVCO का कंपैरिजन करें तो इंक्रीजिंग प्राइसेस के सीजन में FIFO से क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा अमाउंट का होगा क्योंकि दे आर ऑफ इंक्रीजिंग हायर प्राइसेस, और AVCO के अकॉर्डिंगली क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम आएगी। क्यों? क्योंकि एवरेज कॉस्ट में लोअर देन द न्यू हायर प्राइसेस। दोबारा से समझें, FIFO और AVCO का कंपैरिजन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सपोज देयर इज द सीजन ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस, तो FIFO को फॉलो करते हुए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा शो हो रही होगी एज कंपेयर टू AVCO। AVCO में स्टॉक की वैल्यू जो है वो कम शो होगी एज कंपेयर टू FIFO इन द सीजन ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस। तो इसी को आप ऑपोजिट भी कर सकते हैं डिक्रीजिंग प्राइसेस के सीजन में। आगे चलते हैं। Here is LIFO, उसको आपने पहले सेल करना है। The new stock is sold first, means lost in first out। तो lost in first out में हमने जो नया स्टॉक
मंगवा रहे हैं उसको हमने पहले सेल कर देना है या कस्टमर को डिलीवरी दे देनी है। अब जाहिर है अगर हम नया स्टॉक बेचते जा रहे हैं तो क्या होगा, वो जो पुराना स्टॉक पड़ा होगा वो पीछे अनसोल्ड पड़ा रहेगा, जो कि ऑब्सोलीट हो सकता है, फैशन आउट हो सकता है, खराब हो सकता है। तो जो अनसोल्ड स्टॉक बचेगा इन द सीजन ऑफ प्राइसेस का होगा इन द सीजन ऑफ डिक्रीजिंग प्राइसेस। नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि फॉर्म में एक वक्त में हम कोई एक टेक्निक फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक से ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। वो हर मैनेजमेंट मीन हर अकाउंटेंट की एक अपनी सेंस है कि उसको क्या सूटेबल लगता है। तो अगर हम किसी मोमेंट पे रिकॉर्डिंग टेक्निक चेंज करें तो जाहिर है चेंज करने से क्या होगा, स्टॉक की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जब स्टॉक की वैल्यू चेंज होगी, बात करेंगे कि जब हम ये रिकॉर्डिंग टेक्निक चेंज करते हैं तो इसको क्या कहते हैं। दिस इज बेसिकली IAS 8 जो कि हम फ्यूचर में करेंगे A2 में। फिलहाल आप सिर्फ थ्रू कॉमन सेंस इतना याद रखें कि रिकॉर्डिंग टेक्निक जो हम कोई किसी मोमेंट पे कोई एक फॉलो कर रहे होते हैं, इट कैन बी चेंज्ड। जब आपको लगता है कि भाई मैं जो FIFO फॉलो कर रहा हूँ बेटर कि मैं आपको पे चला जाऊं, तो जब आपको लगे कि भी चेंज करने से हम बेहतर रिजल्ट्स ले सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके आउटकम्स क्या हैं, कैसे उसको वर्कआउट करना है, ये हम लेटर ऑन सीखेंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल हमने तीनों टेक्निक्स को समझा। अब हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं कि क्वेश्चन में कैसे हमें पूछा जाता है FIFO, AFCO एंड LIFO। So this is valuation of inventory. So here is question number 1, then question number 2 है, then question number 3। तो टोटल यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सो दिस इज अ क्वेश्चन जिसमें हमें एक टेबल गिवन है स्टार्ट पे, और ये टेबल में हमें बताया गया कि किसी भी मोमेंट पे परचेजेस हुई और सेल्स हुई और किस किस प्राइसेस पे हमने माल खरीदा। तो स्टार्ट करते हैं। एट 1 जनवरी 2013 Brahms had opening inventory of 50 teddy bears at a purchase price of $30 each। ये ओपनिंग स्टॉक हो गया 1 जनवरी को। नाउ ड्यूरिंग जनवरी डिफरेंट डेट्स पे हमने परचेजेस भी की हैं, सेल्स भी की हैं, इसी तरह फरवरी एंड मार्च में भी। और क्या कह रहे हैं, नो अदर ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग दीज मंथ्स, ठीक है, एंड ईच टेडी बियर वाज सोल्ड फॉर $50। कि जितनी भी सेल हुई है वो $50 पर पीस पे हुई है। रिक्वायरमेंट क्या है जी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट 31 मार्च 2013 यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। वन इज FIFO, सेकंड इज AFCO। अब यहां पे दो तरह की टेक्निक्स फॉलो की जाती हैं। एक तो है कि आप बहुत ज्यादा डिटेल से टेबल बनाएं एंड आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन अपनी जो इन्वेंट्री का बैलेंस है उसको अपडेट करें। और ये जो टेक्निक है कि आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और परचेज अपना जो स्टॉक लेवल है उसको अपडेट करें, दिस इज कॉल्ड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। द वर्ड इज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। और सेकेंड टेक्निक है कि आप ये जो 3 मंथ्स का हमें टाइम टेबल दिया हुआ है, ड्यूरिंग ऑल दीज 3 मंथ्स आप देखें कि टोटल परचेज कितने यूनिट्स हुए, टोटल सेल्स कितने हुए। तो टोटल परचेजेस उसमें से माइनस करने आप टोटल सेल्स, तो आपको अनसोल्ड यूनिट्स पता चल जाएंगे। तो यहां पे हमें नहीं बताया गया कि आपने क्या करना है, टेबल बनाना है या
जस्ट शॉर्ट मेथड से। तो फिलहाल हम शॉर्ट टेक्निक को देखते हैं, और वो क्या है कि आप देखें कि 1 जनवरी को हमारे पास कितने यूनिट्स थे, एंड इट वाज 50 यूनिट्स। तो 50, उसमें आप परचेजेस ऐड करते जाएं, तो परचेजेस का टोटल आ जाएगा, जैसा कि 50 यूनिट्स ओपनिंग डेट पे थे, देन वी परचेज 100 यूनिट्स, तो ऐड कर दे जी 100 प्लस 120 प्लस 150 प्लस अगेन 120 प्लस 100 यूनिट्स। In this way, during these 3 months, we have 640 units in our stock. उसमें 50 यूनिट्स ओपनिंग डेट पे थे, एंड बाकी के जो यूनिट्स हैं वो हमने ड्यूरिंग दीज 3 मंथ्स परचेज किए। तो 640 आप नोट कर लें। उसके बाद आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे आपने जो सेल्स की हैं वो कितने यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स काउंट करें। तो हमने सेल किए 30 यूनिट्स, 30 यूनिट्स हमने सेल किए, उसमें आप ऐड करवा दें 80 नेक्स्ट सेल, दीज आर नंबर ऑफ यूनिट्स बेसिकली। देन वी सोल्ड 90 यूनिट्स, देन वी सोल्ड 50, देन 100 प्लस 30 प्लस 120 प्लस 120। In this way, we sold 620 units during these 3 months. अब आप देखें कि टोटल 3 मंथ्स में हमारे पास 640 यूनिट्स इन हुए, और उसमें से हमने 620 यूनिट्स सेल कर दिए ड्यूरिंग these 3 मंथ्स। अगर ऐसा है तो 31 मार्च को, विच इज द 3 मंथ्स एंडिंग डेट, 31 मार्च को हमारे पास 20 यूनिट्स अनसोल्ड पड़े होंगे। फिर से देखें, ड्यूरिंग दीज 3 मंथ्स जो टोटल यूनिट्स हमने बाय किए हैं वो 640 हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमने सेल किए हैं वो 620 हैं। तो अनसोल्ड जो 31 मार्च पे होने चाहिए, दे आर ओनली 20 यूनिट्स। तो 20 यूनिट्स की अब वैल्यू हमने देखनी है अकॉर्डिंग टू फाइफो। क्या होगी? फाइफो टेक्निक क्या कहती है कि पुराना स्टॉक पहले सेल हो गया, ये जो 20 यूनिट्स अनसोल्ड हमें नजर आ रहे हैं वो कौन से होंगे? विच वन वाज द लेटेस्ट परचेज। और जो लेटेस्ट हमने परचेज की थी दैट वाज परचेज्ड ऑन 23 मार्च। 100 यूनिट्स हमने बाय किए थे, एंड इट वाज परचेज्ड ऑन $32 पर यूनिट। तो क्या होगा, आप फाइफो के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो क्लोजिंग स्टॉक क्या आना है? 20 यूनिट्स इंटू 32, दिस इज 640। और एफको के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है कि जो डिफरेंट परचेज हुई हैं उनकी एक एवरेज कॉस्ट पहले हम निकालेंगे, एवरेज कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट आप देखते हैं कि यहां पे इन्होंने निकाली हुई है 31.49, लेकिन इसका कोई फार्मूला नहीं है। तो आप क्या करें, तो लास्ट 3 परचेजेस हैं, लास्ट 3 परचेजेस, इनको लेके आप एवरेज कॉस्ट निकालें। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी? जो 14 फरवरी की परचेजेस हैं 150 इंटू 31, फिर नेक्स्ट परचेज देखें 4 मार्च की, 120 को मल्टीप्लाई करें 31.5 से, और फिर आप इसमें ऐड कर दें 100 यूनिट्स की परचेजेस 32 पे, 100 यूनिट्स इंटू 32, और इसको आप डिवाइड कर दें जो इन 3 परचेजेस में स्टॉक हमने बाय किया, और वो है जी 150 प्लस 120 270 प्लस 100 370। इन दिस वे हम क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। हमने 150 को मल्टीप्लाई किया 31 से, फिर 120 को मल्टीप्लाई किया
31.5 से और 100 को मल्टीप्लाई किया 32 से और इन सब को हम डिवाइड कर देंगे ऐड करके 370 से। ये आ गया जी 11630 डिवाइड बाय 370। इन दिस वे जो एवरेज कॉस्ट आई है दैट इज 31.4। 31.4 दिस इज द एवरेज कॉस्ट जो हमने लास्ट 3 परचेजेस को लेके कैलकुलेट की। उसमें आप देखें कि कुछ स्टॉक 31 पे परचेज हुए हैं, कुछ 31.5 पे और कुछ 32 पे। जो एवरेज कॉस्ट आई है सबको मिला के दैट इज 31.4। इसका क्या मतलब है कि जो अनसोल्ड यूनिट्स बच गए थे 31 मार्च को 20 यूनिट्स, दे विल बी रिकॉर्डेड एट दिस एवरेज कॉस्ट 31.4। तो क्या करें, 31.4 को मल्टीप्लाई कर दें आप 20 यूनिट से, तो ये आ जाता है 628.6 है। इसको बेशक आप 629 लिख लें। तो इस तरह से क्लोजिंग स्टॉक की एक वैल्यू हमारे पास आ गई। फिर से देखें, हमने दोनों टेक्निक से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, FIFO एंड EFCO। FIFO टेक्निक में हम क्या सोचते हैं कि ओल्ड स्टॉक इज सोल्ड फर्स्ट, तो एंड पे जो 20 यूनिट्स अनसोल्ड बचे होंगे वो सबसे जो लेटेस्ट परचेज हमने की 100 यूनिट्स की उसमें से अनसोल्ड बचे। और जो एफको है, एफको मेथड क्या कहता है कि आपने एक एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर लेनी होती है ओल्ड स्टॉक और न्यू स्टॉक को मिला के। तो हमने जो 20 यूनिट्स अनसोल्ड बचे हुए हैं अब उसके लिए हमें एक एवरेज कॉस्ट चाहिए। तो एवरेज कॉस्ट हमने कैलकुलेट की, उसके लिए हमने लास्ट 3 परचेजेस को बेस बनाया। एंड में जो 3 परचेजेस हैं जैसे 150 यूनिट्स, 120 यूनिट्स एंड 100 यूनिट्स, तो इन तीनों परचेजेस को मिला के जो एवरेज कॉस्ट हमने कैलकुलेट की दैट इज 31.4। एंड इन दिस वे 20 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा $629 अनसोल्ड यूनिट्स की वैल्यू। अब आप देखें बी पार्ट में क्या कहते हैं, यूजिंग ईच मेथड ऑफ वैल्यूएशन कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2013। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए वी नीड ओपनिंग स्टॉक, वी नीड परचेजेस एंड वी नीड क्लोजिंग स्टॉक, सब कुछ हमें चाहिए। और इसके साथ साथ हमें सेल्स चाहिए कि हाउ मेनी यूनिट्स वर सोल्ड एंड उसकी सेल्स की वैल्यू। तो हम ओपनिंग स्टॉक तो हमारे सामने दिया हुआ है क्वेश्चन के स्टार्ट पे 50 यूनिट्स एट $30 पर यूनिट, तो वो तो हो गया ओपनिंग स्टॉक। अब ड्यूरिंग दीज 3 मंथ्स जो हमने टोटल परचेजिंग की है जनवरी, फरवरी एंड मार्च में, तो वो नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड और साथ ही परचेज प्राइस दी हुई है। जैसा कि 10 जनवरी की परचेजिंग है 100 यूनिट्स इंटू 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 120 को मल्टीप्लाई कर लें 30.5 से, अगेन 150 को मल्टीप्लाई कर लें 31 से, और 4 मार्च को जो परचेजिंग हुई है 120 को मल्टीप्लाई कर लें 31.5 से, और 23 मार्च की जो परचेजिंग है 100 यूनिट्स इंटू 32। तो इन सारी परचेजेस को टोटल कर लें, वी विल गेट टोटल परचेजेस। और क्लोजिंग स्टॉक जो हमने अभी ए पार्ट में कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू FIFO, पहले आप देख लें। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 20 यूनिट्स इंटू 32। फिर हमें चाहिए सेल्स। तो आप देखें कि टेबल के एंड पे हमें बताया हुआ है कि जितने भी यूनिट सेल हुए हैं एवरी सेल इज एट $50 पर यूनिट। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल हुए हैं 620। तो हम क्या करेंगे, 620 को मल्टीप्लाई कर दें 50 से, वी विल गेट द सेल्स अमाउंट। In this way, we can easily calculate gross profit, sales minus cost of sales. जब हम एफको पे मूव करेंगे तो एफको में सब कुछ सेम रहना है, सेल्स भी वही, ओपनिंग स्टॉक भी वही, परचेजेस भी वही, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चेंज होगी।
एवरीथिंग इज सेम, जस्ट क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को चेंज करें। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू वो जो हमने ए पार्ट में कैलकुलेट कर ली थी 629, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप क्लोजिंग स्टॉक की जगह 629 पुट करेंगे और ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। सी पार्ट क्या है जी, स्टेट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो फाइफो के लिए जब आप एडवांटेज डिस्कस करेंगे तो आप कहेंगे कि ये इजी टू फॉलो है, और इसका एडवांटेज मजीद क्या है कि बिल्कुल लेटेस्ट स्टॉक जो है वो आपका अनसोल्ड बच रहा होता है। लेकिन डिसएडवांटेज आप इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि जी अगर तो प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बहुत डाउन हो जाएगी, जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डाउन होगी तो प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाएगा। ये एक डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं। आपको का एडवांटेज क्या है कि इसमें हमें जो है वो ज़्यादा डिटेल्ड वर्क नहीं करना पड़ता कि जी ओल्ड स्टॉक और न्यू स्टॉक का हिसाब रखें, बस एवरीथिंग इज मैनेज्ड एट एवरेज कॉस्ट, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है कि इन केस देयर इज इंक्रीजिंग प्राइसेस सीजन, तो एवको को फॉलो करते हुए उसका भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डाउन हो जानी है। जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डाउन होनी है तो प्रॉफिट भी रिड्यूस हो जाएगा। एंड आल्सो वी नीड टू अपडेट एवरेज कॉस्ट एट एवरी सेल और परचेज, तो बार बार वर्किंग करनी पड़ती है एफको में, जो कि फाइफो में नहीं करनी पड़ती। तो ये इस तरह से हम पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, Brahms currently uses FIFO to value his inventory and he is considering changing the method to show a lower profit each year. State two reasons why he should not do this. Make reference to any relevant accounting principles, concepts and conventions. तो यहाँ पे हम एक तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का रेफरेंस दे सकते हैं कि जी अगर हम मेथड चेंज करते हैं, इन्वेंट्री की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है, इन्वेंट्री वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल विल बी डाउन एंड प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड, व्हिच इज अगेंस्ट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। इसी तरह से आप कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का रेफरेंस देंगे। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वट एवर यू आर फॉलोइंग एनी रूल और पॉलिसी, you need to follow on the year by year basis। आप इतनी जल्दी किसी पॉलिसी को या रूल को चेंज ना करें, क्योंकि जब हम चेंज करते हैं तो प्रीवियस ईयर से जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, वो कंपेरेबल नहीं रहते। वी कैन नॉट कंपेयर द रिजल्ट्स विद द प्रीवियस ईयर। तो इस तरह से आपने इसके जो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड की जो चेंज करने के पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने हैं। मार्किंग स्कीम आपको शेयर की जाएगी, वो आपने कंसल्ट करनी है, और जो पॉइंट नहीं समझ आएंगे वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो ये स्लाइड्स सबके सब क्वेश्चंस आपको जूम पे शेयर कर दिए जाएंगे, तो कोशिश करें जूम से डाउनलोड करके आप इनको सॉल्व करें। सो गुड लक, अल्लाह हाफिज़।